जय हिंद बच्चों। दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न lesson number 4 from the diary of Anne Frank. The lesson is written by Anne Frank. This is the picture of Anne Frank, and this today's video is of part 2 of this lesson. The lesson is taken from First Flight. First Flight is the textbook in English for class 10th prescribed by NCERT. अभी तक हमने ये पढ़ा कि पार्ट 1 में कि एन फ्रैंक जो इस डायरी की लेखिका है, जो 13 वर्ष की उम्र में इस डायरी को जिन्होंने लिखा है, उनका कहना है कि डायरी लिखना भी एक अजीब अनुभव है। इसके लिए पहले से कभी कुछ नहीं लिखा है, इसलिए यह अजीब सा अनुभव है। लेकिन ये बात भी है कि एक 13 साल की स्कूल की लड़की के चिंतन में, उसके थॉट्स में कौन दिलचस्पी लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 13 साल की लड़की अपने सीने में जो कुछ भी है, अपने हृदय में जो थॉट्स हैं, उनको प्रकट करना चाह रही है और वह डायरी के माध्यम से प्रकट करती है। सबसे बड़ी बात ये कि राइटर एन फ्रैंक ये जानती हैं कि कागज़ लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होता है। वो इसलिए कि कागज़ आपको रोक टोक नहीं करता है, आप अपनी पूरी बात तरीके से बोल सकते हैं, कह सकते हैं और डायरी में लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ये है डायरी लिखने के पीछे कारण कि लेखिका का, एन फ्रैंक का कोई रियल फ्रेंड नहीं है। कहने को तो उनके साथ बहुत लोग हैं, उनकी माँ हैं, उनके पिताजी हैं, माता पिता के साथ साथ एक उनकी 16 वर्ष की बहन भी है, और जिनको वो जानती है लेखिका, उनमें लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें वह मित्र कह सकती है। बहुत आंटीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, पर रियल फ्रेंड कोई नहीं है। यही कारण है कि राइटर ने, एन फ्रैंक ने डायरी लिखने का काम आरंभ किया। लेखिका ने अपनी ही डायरी को अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड बना लिया और उसने अपनी इस बेस्ट फ्रेंड को नाम दिया किटी। तो लेखिका की डायरी का नाम था किटी। अब डायरेक्ट यदि लेखिका किटी में अपनी सारी भावनाओं को उड़ेल देती है तो वो समझ में नहीं आता है कि वह क्या कहना चाह रही है। उसके लिए ज़रूरी है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड या उसके बचपन के बारे में जाना जाए। तो ये चीज़ हमने पिछले लेसन में पढ़ लिया था कि लेखिका के पिताजी ऑट्टो फ्रैंक हैं और ऑट्टो फ्रैंक ने 36 इयर्स की एज में मैरिज की थी लेखिका की माँ से। लेखिका की माँ उस समय 25 इयर्स की थी जब उन्होंने मैरिज की थी, और लेखिका की बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में पैदा हुई थी, और खुद लेखिका 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। इसके आगे से अब हम आज पढ़ते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा लेसन डायरी के फॉर्म में है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में, डायरी हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखें, जहाँ कहीं पे भी आई लिखा जा रहा है, यानी लेखिका स्वयं के लिए लिख रही है। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं 4 वर्ष के होने तक फ्रैंकफर्ट में रही। फ्रैंकफर्ट स्थान का नाम है। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और मेरे पिताजी यानी लेखिका के पिताजी एमिग्रेट हुए, यानी देश छोड़कर बाहर चले गए। कहाँ पर? हॉलैंड में, 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। लेखिका की माँ
जिनका नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। वो हॉलैंड गई सितंबर में 1933 में ही। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर। और जिस दौरान माता पिता हॉलैंड जा चुके थे तो लेखिका को और उनकी बड़ी बहन मार्गोट को उनकी दादी माँ के पास आचन स्थान का नाम है यहाँ भेज दिया गया रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी। मार्गोट जो एन फ्रैंक की बड़ी सिस्टर हैं उन्हें दिसंबर में हॉलैंड भेज दिया गया और उनके बाद पीछे से मुझे फेब्रुअरी में यानी 1934 फेब्रुअरी में एन फ्रैंक को भी हॉलैंड भेजा गया। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। और जब मैं फरवरी में वहाँ पहुँची तो मुझे मार्गरेट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में उनकी टेबल पे रख दिया गया। यहाँ पे प्लंक्ड डाउन की मीनिंग है, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, अनौपचारिक रूप से यूज़ किया जाता है। पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, मतलब साधारण तरीके से टेबल पे रख देना। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने अपनी पढ़ाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से प्रारंभ की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। जब मैं 6 वर्ष की हो गई तब तक हम हॉलैंड में रहे। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और उसी समय मैंने अपनी कक्षा पहली आरंभ करी। फर्स्ट फॉर्म यानी यहाँ पर कक्षा पहली। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस। और जब मैं 6th फॉर्म में यानी 6वीं कक्षा में पहुँच गई उस समय मेरी टीचर थी मिसेस क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस, जो स्कूल की प्रधान पाठिका थी। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हेड मिस्ट्रेस ऑफ एन फ्रैंक। तो आंसर हो जाएगा मिसेस क्यूपरस। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. जब साल ख़त्म हुआ 6वीं कक्षा का, उस समय हम दोनों को एक दूसरे से जुदा होना पड़ रहा था। एक दूसरे की विदाई में हम लोगों ने बहुत हृदय विदारक क्षण सहा और एक दूसरे को विदा कहा। फेयरवेल करना यानी विदा देना। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So, my birthday passed with little celebration. गर्मियों की बात है 1941 में, मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन यानी शल्य क्रिया करवानी पड़ी। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, और क्योंकि दादी माँ बीमार थी तो मेरा बर्थडे बहुत कम छोटे समारोह के साथ ही गुजर गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। जनवरी 1942 में दादी माँ की मृत्यु हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। अब ये कोई नहीं समझ पाता है कि मैं उन्हें कितना ज़्यादा उनके बारे में सोचती हूँ और आज भी स्टिल यानी अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। अब 1942 का जो बर्थडे मनाया गया वो 1941 के बर्थडे का मेकअप यानी क्षतिपूर्ति थी। एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और जब 1942 का बर्थडे मनाया गया तो उस समय दादी माँ की ओर से भी कैंडल जलाई गई। हालांकि दादी माँ नहीं थी लेकिन उनके आशीर्वाद स्वरूप कैंडल जलाई गई अन्य कैंडल्स के साथ। द 4 of us are still doing well. And that brings me to the present date of 20 June 1942. हम चारों अच्छे से रह रहे थे। स्टिल डूइंग वेल यानी अभी भी हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, ठीक ठाक थे।
एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और आज की जो तारीख है 20 जून 1942 तक हमारा जीवन इसी तरह सामान्य चल रहा था। एंड द सोlemn डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और ये भी कि मैं डायरी को के प्रति बहुत संजीदा होकर लिख रही थी, समर्पित होकर। डेडिकेशन यानी समर्पण, सोlemn यानी संजीदा या गंभीर होकर लिख रही थी। कब तक? 20 जून 1942 तक। अब देखें 20 जून 1942 की डायरी है। ये देखें एक्यूरेट फॉर्म जैसे डायरी लिखी जाती है। डायरी एंट्री में सबसे पहले दिन लिखा जाता है। तो देखें एन फ्रैंक की डायरी में सबसे पहले दिन लिखा है सैटरडे, फिर डेट लिखी जाती है 20 जून 1942। अभी वर्तमान में ट्रेंड चल गया है कि डे और डेट के साथ टाइम भी लिख रहे हैं लोग डायरी में, पर ये उस समय की डायरी है 1942 की। तो यहाँ पे हमको डे और डेट देखने को मिल रही है। उसके बाद लेखिका ने अपनी डायरी को संबोधित किया है, एड्रेस किया है, डियरेस्ट किटी। किटी कौन है? उनकी डायरी। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी क्लास क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का अर्थ होता है शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, यानी डर और नर्वस होकर कांपना, घबराहट होना, डरना और घबराहट होना। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। पूरी क्लास डर और परेशानी से कांप रही थी। कारण एक ही था कि टीचर्स एक मीटिंग करने वाले थे और उस मीटिंग में वो बताने वाले थे कि कौन बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट होंगे और कौन उसी कक्षा में वापस रोक लिए जाएंगे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट। आधी सी क्लास शर्त लगा रही थी। बेट से यानी शर्त लगाना। सीएन एंड जैक्स हु हैव staked their entire holiday saving on their bet। सीएन और जैक्स जो ऑथर के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, सीएन और जैक्स, इन्होंने अपनी हॉलीडेज़ की यानी छुट्टियों की पूरी जो सेविंग है, बचत करके रखी थी, उस बचत को शर्त में लगा दिया। बेट यानी शर्त, सेविंग यानी बचत, एंटायर यानी संपूर्ण। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट। सुबह से लेके रात तक एक ही बात चल रही थी बच्चों के बीच, यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने वाले हो। सामने वाला जवाब देता नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होने वाला हूँ। यस यू आर, नहीं तुम पास हो ही जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हो पाऊँगा। इस तरीके की वार्तालाप पूरी क्लास में चल रही थी। On earth, even G.S. pleading glances and my angry outburst can't calm them down। G.S. pleading glances and my angry outbursts can't calm them down। यहाँ तक कि जीज की दर्द भरी निगाहें व मेरे गुस्से के फूटने से भी वो हमें शांत नहीं कर पा रहे थे। काम डाउन करना यानी शांत करना। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बताऊंगी कि बहुत सारे डमीज़ हैं यानी कमज़ोर छात्र हैं जिन्हें दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास मतलब एक चौथाई, क्वार्टर यानी चौथाई। तो पूरी क्लास यदि 100 की है तो लगभग 25 विद्यार्थी ऐसे हैं
शुड बी केप्ट बैक, उनको उसी क्लास में रोका जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, पर बड़ी बात यह है कि शिक्षकों का व्यवहार अप्रत्याशित होता है। अनप्रेडिक्टेबल यानी अप्रत्याशित, क्रीचर्स यानी जीव होते हैं शिक्षक। हो सकता है वो ज़्यादा लोगों को भी क्लास में रोक दें उसी कक्षा में, और हो सकता है उन 25 को भी ना रोकें जो बहुत कमज़ोर हैं, उन्हें प्रमोट कर दें अगली कक्षा में। ये सब टीचर्स के अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर के बारे में लेखिका का कहना है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं अपनी साथी सहेलियों, गर्ल फ्रेंड्स यानी सहेलियों और मेरे खुद के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थी। विल मेक इट, हम किसी तरह आगे पहुंच जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स, एक अकेला विषय है जिसके बारे में मेरे पास होने की संभावना कुछ निश्चित नहीं थी, और वो विषय है गणित। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, कुछ भी हो अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो है इंतज़ार। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट, तब तक, अनटिल देन यानी तब तक, हम एक दूसरे से कहते जा रहे थे नॉट टू लूज़ हार्ट, मतलब दिल छोटा मत करो, पास हो जाओगे, समझा रहे थे एक दूसरे को। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मैं अपने सभी शिक्षकों के साथ अच्छी तरह से मिलजुल कर निभा रही थी। देयर आर 9 ऑफ देम, टोटल टीचर्स कितने हैं? 9 हैं। 7 men and 2 women, 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स, मिस्टर कीजिंग जो एक बुजुर्ग, फॉगी हैं मतलब एक बुजुर्ग, ओल्ड फैशन, पुरानी फैशन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं, जो कि हमको क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स पढ़ाते हैं। Was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework. वो मेरे से चिढ़े हुए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। कई वार्निंग्स देने के बाद आखिर उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, मुझे उन्होंने लिखने के लिए दिया एक निबंध, और निबंध का टॉपिक था चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का अर्थ होता है गप्पी, एक गप्पी, गप हाँकने वाला डिब्बा। चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, अब चैटर बॉक्स के बारे में आप लिख भी क्या सकते हैं? आईड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, मैंने सोचा, निर्णय लिया कि इस बारे में मैं बाद में विचार करती हूँ। आई जॉटेड डाउन द लिटिल इन माई नोटबुक टग्ड इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, फिर मैंने उस विषय पर लिखना शुरू किया, तो मैंने वो टॉपिक को अपनी नोटबुक में लिख लिया और तुरंत अपने बैग के अंदर रख ली और बहुत कोशिश की। टग्ड इट इन माई बैग, बैग के अंदर मैंने रख लिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और बहुत कोशिश की कि मैं चुप रहूं। दैट इवनिंग आफ्टर आईड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट मी माई आइज, उस शाम जब मैं अपना पूरा होमवर्क कर चुकी थी तो मेरा ध्यान अपनी उस नोटबुक पे गया जहाँ पर ये एक्स्ट्रा होमवर्क लिखने की बात कही गई है। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अब मैं उस विषय के बारे में जिसके बारे में मुझे लिखना था मैं सोचने लगी, और सोच रही थी तो सोचते सोचते अपने फाउंटेन पेन की जो कैप रहती है, सबसे ऊपरी हिस्सा रहता है, टिप रहता है, उसको मैं अपने दांतों से चबा भी रही थी टेंशन के कारण। Anyone could ramble on the leave big space between the words, कोई भी
व्यक्ति मुझे रैम्बल यानी वहाँ से डिगा नहीं पा रहा था और मेरा पूरा ध्यान उस बड़े स्पेस पे जहाँ पर मुझे लिखना था उसकी ओर केंद्रित था। But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. पर जो ज़रूरी ट्रिक थी जो बताना था वो ये अपने तर्कों के द्वारा कि विद्यार्थियों को बात करना बहुत ज़रूरी है। I thought and suddenly I had an idea. मैंने बहुत सोचा फिर अचानक मेरे मन में एक विचार आया। I wrote the 3 pages Mr. Keating had assigned me and was satisfied. फिर मैंने लिखा 3 पेज लिखा और उन 3 पेज मिस्टर कीजिंग जो थे वो बहुत सेटिस्फाइड हुए मेरे उन पेजेस को देखकर। आई आर्गूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट स्टेट एंड that I would do my best to keep it under control. मैं बार बार ये उनको बताना चाह रही थी कि बात करना विद्यार्थियों का गुण है और ये कि मैं बहुत कंट्रोल में रह रही हूँ अभी। बट दैट I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about the inherited traits. तो ये भी लिखा मैंने निबंध में कि ऐसे में कि मेरी माँ भी उतनी ही बात करती हैं जितनी कि मैं करती हूँ और ये मुझे इनहेरिट हुआ है, मतलब आनुवांशिक रूप से मिला है ज़्यादा बात करना, और आनुवांशिक मिली हुई चीज़ों को हम बदल नहीं सकते हैं। Mr. Keating had a good laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर कीसिंग मेरे बहुत ज़ोर से हंसे, खुश हुए, पर जब मैंने अगले लेसन में भी बात करना कंटिन्यू रखा तो उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे का टॉपिक दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार जो मुझे लिखना था वो ये था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी जो कभी ना सुधरने वाला चैटर बॉक्स, यानी ना सुधरने वाली बातूनी लड़की। I handed it in and Mr. Keating had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he would finally had enough. मैंने वह भी लिख कर दे दिया, लेकिन तीसरे लेसन में मुझे उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती कर दी। फाइनली हैड इनफ, ज़्यादती करना। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड। उन्होंने कहा, एन फ्रेंड, क्लास में बहुत ज़्यादा बात करने का तुम्हें सज़ा दी जा रही है, और सज़ा क्या है? राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, कि जिसे हम मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स कह रहे हैं उन्हें क्वैक क्वैक करके अपना एक और ऐसे लिखना है। द क्लास रोड, पूरी की पूरी क्लास ठहाका मार के हंस पड़ी। यहाँ पे रोड यानी ठहाका मार के हंसना। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसी आ गई। दो आईड एग्जॉस्टेड, हालांकि मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी। इंजीनियरिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, और वो थकान जो थी वो मेरी थकान थी लगातार एक ही विषय चैटर बॉक्स के ऊपर से लिखने के ऊपर। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स,
समथिंग ओरिजिनल। अब ये समय था कि कुछ मुझे ओरिजिनल यानी मेरे स्वतः के विचार लिखने थे और अच्छे भी लिखने थे। माई फ्रेंड सन who is good at poetry offered to help me write an essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। तो मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है सैन, उसने हुज यहाँ पे देखे अपोस्ट्रोफी एस लिखा है, इसका मतलब है हु इज़। हु इज़ का शॉर्ट फॉर्म है हुज, जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी। तो उसने मुझे लिखने में मदद करी और उसने बोला कि पूरा का पूरा जो ऐसे है तुम वर्स में यानी छंद में या कविता के रूप में लिखो। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक विथ मी। मिस्टर कीजिंग जो है वो मेरे साथ जोक, एक तरीके का मजाक करना चाह रहे थे। विथ जोक ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। मिस्टर कीजिंग मेरी हंसी उड़ाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने ये निश्चित किया कि मैं उन्हें मेरा मजाक उड़ाने नहीं दूंगी, बल्कि वो स्वयं मजाक के पात्र बन जाएंगे। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने अपनी पोएम समाप्त करी और वो पोएम बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वेयर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। ये जो पोएम थी बहुत ही सुंदर पोएम थी। ये एक मदर डक के बारे में और फादर डक के बारे में थी। तो जो फादर स्वान था उसने अपनी 3 बेबी डकलिंग्स यानी होते हैं डक या बतख के बच्चे, तो उनने अपने बच्चों को इतनी ज़ोर से काटा था, काट के बाइटन यानी काट के उनको मार डाला, क्योंकि वो बहुत शोर करते थे। बिकॉज दे क्वैक्ड यानी यहाँ पे क्वैक करके हल्ला करना। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मिस्टर कीजिंग ने वो जो जोक था उसको सही दिशा में लिया, उसका बुरा नहीं माना। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। मिस्टर कीजिंग ने वह पोएम पूरी क्लास के सामने सुनाई, अपनी खुद के कमेंट्स भी उसके साथ दिए और अन्य कक्षाओं में जाकर भी उन्होंने वह पोएम सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तब से मुझे बात करने की अनुमति मिल गई कि मैं कक्षा में भी बात कर सकती थी, और तब से मुझे इसका कक्षा में बात करने की सज़ा के रूप में कोई अतिरिक्त होमवर्क गृह कार्य नहीं असाइन किया गया, नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डे। और इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी यानी इसके विपरीत, अब मिस्टर कीजिंग उन दिनों हमें बहुत ज़्यादा जोक्स सुनाने लगे थे। यहाँ पे फिर एंड जो डायरी राइटर रहता है उसके लास्ट में साइन होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम, लिखा हुआ है योर्स एनी। तो ये जो डायरी एंट्री है ये एनी के द्वारा, एन फ्रैंक के द्वारा की गई है। यहाँ हमारा लेसन होता है समाप्त। तो आपने लेसन ध्यान से पढ़ा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और साथ ही आपको निर्देशित करते हैं कि आप इंटरनल क्वेश्चंस के लिए लेसन को बहुत ध्यान से समझ लें। वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।